good morning. Thank you very much for joining and thank you Kaushal sir for giving me this opportunity. हम जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल जो है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो हमने सोचा हमारी तरफ से जितना भी हो सकता है अवेयरनेस के लिए हम ट्राई करते हैं। क्योंकि देखिए कोरोना के बाद ऑटिज्म, एडीएचडी, इन सारे डिसऑर्डर्स के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में जो भी स्पेशली जो कोरोना किड्स हैं, लॉकडाउन पीरियड में जो भी बड़े हुए हैं उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है बाहर का, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस काफी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक अप्रैल से ज्यादा बेटर क्या मंथ हो सकता है एक ऐसा छोटा सा सेशन कंडक्ट करने का जिसमें हम ऐसे डिसऑर्डर्स पे बात कर सके। तो शुरू करते हैं ऑटिज्म से। तो व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे का कम्युनिकेशन, लर्निंग और बिहेवियर जो है, बिहेवियरल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन में वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है इतना ज्यादा अच्छे से, उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। लर्निंग में हम देखेंगे कि बच्चा कहीं ना कहीं इतना अच्छा ग्रास्प नहीं कर पा रहा है दूसरे जो उसकी एज के बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में। बिहेवियर इश्यूज में हम देखेंगे कि उसे कभी कभी बहुत वो चिड़चिड़ा रहता है, शायद ज्यादा कभी टेंट्रम्स थ्रो कर सकता है बच्चा। तो बेसिकली ये तीन तो मतलब मेजर ही है कैटेगरीज जिसमें हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो रहा है। सिम्टम्स पे आते हैं, हम सबसे पहले सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में पहले आता है सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि अगेन स्ट्रेंजर्स के साथ बच्चे को मिक्स होना पसंद नहीं है। वो अकेला रहना, अकेला खेलना उसे बहुत पसंद है, अपने टॉयज उसे बहुत पसंद है, अपनी चीजें बहुत पसंद है, दूसरों के साथ शेयर करना उसे नहीं पसंद है। आप जब बच्चे को नाम देके बुलाएंगे कि इधर आओ, तो बच्चा सुनता नहीं है, पहली बार में उसे कई बार बुलाना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे उसे होगा कि हाँ चलो अभी रिस्पॉन्स दे देता हूँ। बच्चे के साथ जब आप बात करते हैं तब उसका आई कांटेक्ट इतना अच्छा आपको नहीं देखने को मिलेगा। यूजुअली तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा या फिर अच्छे से बात ही नहीं करेगा, लेकिन जब बच्चा बात भी कर रहा होता है तभी वो इतना शाय है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जैसे दो एडल्ट्स बात कर लेते हैं, उस तरीके से बच्चा थोड़ा इधर उधर देखता रहेगा, ध्यान नहीं देगा, पूरी बात खत्म नहीं करेगा। दूसरा, कभी कभी तो बच्चे नीड्स ही अपनी बता नहीं सकते, कन्वे नहीं कर सकते हैं। जैसे उनका मैंने बताया कि लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है अच्छे से, तो वो नीड्स कैसे बताएंगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो करना है, मम्मी मुझे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो कैसे बताएंगे ये सब चीजें? तो नीड्स वो कन्वे नहीं कर सकते हैं अपनी, इसलिए कभी कभार वो इरिटेट भी, जैसे पता है कि मूड उनका थोड़ा इरिटेटेड रहेगा, ग्रम्पी रहेगा। दूसरा देखने को मिलेगा कि इमोशंस जो है, बच्चा इमोशंस अपने जैसे नीड्स की तरह ही वो इमोशंस भी नहीं बता सकते अपनी, और दूसरों के इमोशंस समझ भी नहीं सकते हैं। जैसे पेरेंट्स में से अगर कोई डांट देता है कि नहीं ये मत करो, तो हमारा कैसे टोन चेंज हो जाता है डांटने के टाइम पे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कभी कभी कि ये जो टोन था चेंज हुआ, ये डांट पड़ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना है। वो पकड़ ही नहीं पाते हैं कि ये इमोशंस हैं, ये फ्लक्चुएट हुए हैं और मुझे इनके हिसाब से वो नहीं पकड़ पाते हैं, अनलेस फिर आप आगे कुछ उन्हें और तरीके से आप उन्हें बताएं कि हमने क्या कहा आपको करने के लिए। फिर तीसरा है कि बच्चा वर्ड्स बहुत रिपीट करेगा। जैसे कोई एक वर्ड पकड़ लिया, कहीं पे सुना है या फिर कार्टून का कोई वर्ड है या फिर आप कुछ सिखा रहे हैं, तो वो वर्ड जैसे उसने पकड़ लिया ना, तो वो रिपीट करता रहेगा, उसको मीनिंगलेसली रिपीट करेगा। उससे नहीं, जैसे हम सिखाते हैं पापा बोलो, मम्मा बोलो, उसको नहीं पता है कि पापा मम्मा क्या, क्यों, किसको बोलते हैं, बट वो बस बोलता रहेगा कंटिन्यूअसली पापा 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 पापा, क्योंकि उसको मीनिंग ही नहीं पता है। तो उसके लिए एक वो बस रट लिया है उसने, और वो कभी भी यूज करेगा, कभी भी बोल देगा। एक वर्ड जैसे सीखा है तो हर जगह पे वो बोलता रहेगा, और रिपीटेशन आपको मेनली ज्यादा दिखेगा। फिर हमें देखने को मिलेगा कि इंस्ट्रक्शंस बच्चा फॉलो नहीं करता है। जैसे हमने कह दिया है कि टॉयज अपने ऐसे मत करो, या फिर टॉयज बना के रख लो अपने, तो नहीं करेगा।
इनकेस वो एक कमांड फॉलो कर लेता है तो कॉम्प्लेक्स कमांड्स जो होंगे उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि अच्छा ठीक है ये रख के वो कर दो, ये करके दरवाजा बंद कर दो। तो 2-3 कमांड एट अ टाइम बच्चा नहीं समझ पाएगा, स्किप हो जाएगा, एक आध चीजें फॉलो कर लेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा टॉयज के साथ जब खेलता है तब वो एक ऑर्गेनाइज एक जो पैटर्न होती है वो उस तरह से बना के खेलता है। जैसे हम ब्लॉक्स दे देंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्ड करने के बदले वो लाइन से लगाने लगेंगे, वो एक पैटर्न बनाने लगेंगे। और अगर आपने वो पैटर्न तोड़ने का ट्राई किया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे बनाना है, तो वो इरिटेट हो जाएंगे कि आपने ये क्यों किया, नहीं मुझे तो इसी तरह से करना है, मुझे इसी तरह से खेलना है, इसी तरह खेलने को, ये देखने को मिलेगा। फिर हम अगर टॉय देते हैं उन्हें, एक सपोज कार ले लेते हैं, तो एक टॉय के साथ खेलने के तो एक टॉय के साथ खेलने के बजाय वो टॉय के एक पार्ट के साथ ज्यादा फोकस्ड खेलेंगे। जैसे कार का मैंने एग्जांपल दिया, तो कार में व्हील के साथ वो ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे कि व्हील के साथ ही खेल खेल करेंगे, उसके साथ ही मजा आ रही है, द वे व्हील वर्क्स, इट फील्स, उसका टेक्सचर, बस वो घूमता घूमता देखते रहेंगे कि हाँ ये व्हील अच्छा है, उसको फ्लोर पे चलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो उसके साथ। एंड एवरी टाइम यू गिव दिस टॉय, वो उसी तरह से खेलेंगे हर बार उसके साथ। उनको ऐसे नहीं होता कि इस बार नया तरीके से करूं, मैं इस बार कार के साथ ये कर दूं वो कर दूं, नहीं, एवरी टाइम कार, कार मीन्स व्हील, व्हील के साथ ही खेलो। फिर दूसरा ऑब्सेसिव इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक पेशेंट था, उसे ऑटिज्म था, वो काफी छोटा बच्चा था, ऑलमोस्ट 3 इयर्स जितना समझिए। तो उसको ना ऐसे छोटे बुक्स जो है, ऐसी छोटी कार्डबोर्ड बुक्स जो आती है बच्चों के लिए, ABCD है होती है, या फिर कुछ पिक्चर्स दिखाती हैं अंदर, उसको कुछ देखना नहीं था, कुछ करना नहीं था, उसको बुक बहुत पसंद आ गई थी और उसको बुक का टेक्सचर बहुत पसंद था। जैसे पेजेस खोल खोल के वो बस करता रहता था, उसको द वे पेजेस घूमते थे, फील होते थे, उसको वो सब बहुत पसंद आता था। तो वो घंटों के लिए बुक के साथ, बस आप उसे छोड़ दो, वो बस कुछ नहीं बोलेगा, कुछ रोएगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं, वो बस खेलता रहेगा अकेले 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 बुक के साथ। और अगर आपने बुक ले ली तो बहुत ही ज्यादा रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं, उसको बस बुक चाहिए। तो ऑब्सेसिव इंटरेस्ट वेराई कर सकते हैं, वो तो किस चीज पे है, कौन से टॉय के साथ है, कौन सी चीज के साथ है, कौन सी टेक्सचर के साथ है। हमें देखने को मिलेगा बच्चे काफी सेंसरी, उनका जो सेंसरी इंटीग्रेशन है वो भी बहुत, मतलब आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा कि उन्हें अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स फील करना बहुत पसंद है। कभी सैंड हो, ग्रास हो, बुक्स का जैसे मैंने बताया कि पेजेस का टेक्सचर है, फिर कोई और रफ या स्मूथ टेक्सचर हो, उनको बहुत पसंद आता है एक्सप्लोर करना ऐसे सारे टेक्सचर्स। एंड जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया तो वो वही करता था बच्चा, बुक्स के साथ वो ऑब्सेस था। तो आपको भी कोई ऐसा ऑब्सेसिव इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। फिर आपको एक रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे वर्ड्स में रिपीटेटिव वर्ड्स बोलते थे, वैसे अब बॉडी लैंग्वेज में उनकी हैंड्स फ्लैपिंग कंटिन्यूअस, या फिर एक जगह पे कूदते रहना, घूमते रहना एक जगह पे सर्कल्स में राउंड एंड राउंड, ये सब देखने को मिलेगा। बिना मतलब के वो करते हैं, कभी कभी वो जब कर रहे हैं तब कुछ बोलते भी हैं अपना ही, जो भी हो मीनिंगलेस वर्ड्स, वो जार्गन बोलते रहेंगे, उनको नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं क्या है, लेकिन वो घूमते रहेंगे, एक जगह पे कूदते रहेंगे, एक कोई भी ऐसी पैटर्न वो पकड़ लेंगे जो वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आप कहीं बिठा ना दे सक्सेसफुली उन्हें, वरना बहुत डिफिकल्ट है उनको पकड़ के साइड में बिठाना। तो आपको नोटिस होगा कि लाइट और साउंड, ये दो से ना बच्चे काफी सेंसिटिव होंगे। जैसे अगर कोई नॉइज मेकर टॉय होते हैं जो मतलब चालू करते ही आवाज करते हैं, तो वो टॉयज से ना बच्चे ऐसे कान बंद कर देंगे, डिसलाइक बता देंगे आपको कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, वो तुरंत दिखा देंगे कि ये नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये बंद करो, मैं किसी और चीज से खेल लूंगा। वो एक सेंसिटिविटी दिखाएंगे, वो शो करेंगे। ज्यादा अगर लाइट हुई, चमकी, मतलब वो चमकने वाले लाइट वाले भी टॉयज आते हैं, वो भी उन्हें नहीं पसंद आएंगे।
आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि बच्चे दिखा रहे हैं सेंसिटिविटी टूवर्ड्स साउंड एंड लाइट। फिर उनका थोड़ा क्लमजी बिहेवियर होगा, जैसे कुछ लेके जाना हो, पकड़ना हो, ग्रिपिंग उनकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती है, बहुत इजीली चलते चलते लड़खड़ा जाते होंगे, गिर जाते होंगे, या फिर कहीं पे टकरा जाते होंगे, ये सब होगा, क्लमजी बिहेवियर होगा उनका। और फिर आते अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि उनका डीले इन लैंग्वेज है, कि लैंग्वेज एज अप्रोप्रिएटली उनका डेवलप नहीं हुआ है। जो बाकी 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे बोलते हैं उतना ये बच्चा नहीं बोलेगा। ये बच्चे का थोड़ा कम रहेगा बोलना, वर्ड्स तक सीमित रहेगा, फ्रेज और सेंटेंसेस तक नहीं बिल्डअप होगा। दूसरा डीले मूवमेंट होगा। जो मोटर स्किल्स होंगी, जिस तरह से जैसे क्रॉलिंग एक एज पे हो जाना चाहिए, वॉकिंग एक एज पे हो जाना चाहिए, वो सब डीले देखने को मिलेगा। ड्राइंग, क्रेयॉन से कलर करना, वो सब भी आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो एज अप्रोप्रिएट है वो उस तरह से नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ है, उसका थोड़ा डीले चल रहा है। वो अभी भी क्रेयॉन सही से नहीं पकड़ सकता है, क्रेयॉन से अगर वो कर रहा है कलर तो फिर बॉर्डर के बाहर जा रहा है, ये सब हो रहा है। जबकि बाकी के बच्चे तो इसकी एज के स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये थोड़ा नहीं कर सकता है। उनका फोकस लैक होगा। फोकस कैसे लैक होगा? अभी जैसे हमने बात की कि एक ही टॉय पे उनका बहुत ही ज्यादा फोकस है, वो बहुत ही ज्यादा अपनी दुनिया में खो गए हैं। तो जब आप बुलाते हो, जब आप कुछ करवाना चाहते हो, जब आप उसे कहते हो कि नहीं ये छोड़ दो, वो कर दो, या आप उसे सिखा रहे हो कि देखो ये पढ़ाई में ये करना है, वो वहां पे फोकस जरा भी नहीं दे पाएगा। उस तरह से एक जगह पे बहुत ही एक्सेसिव फोकस है और दूसरी जगह पे जरा भी फोकस नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम दिखेगी आपको। मूडी वो दिखेंगे क्योंकि अगेन नीड्स वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं अपनी, वो बता नहीं सकते हैं कि उनको क्या हो रहा है, क्या इमोशंस उनको निकालने हैं, किस तरह से बताए मम्मी को, अगर बताए भी हमें क्या फील हो रहा है, तो मूडी ग्रम्पी बिहेवियर उनका रहेगा ही उसमें। फिर बच्चे ये भी देखने को मिलेगा कि या तो बहुत ही फियरलेस है या फिर बहुत ही फियरफुल है। फियरलेस कैसे? कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज से डरना होता है, किस चीज से हमें दूर रहना है, नहीं करना है। गरम तपेली टच कर लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ये टच नहीं करनी थी, और हटा देना था हाथ, उनको पता ही नहीं है कि ये गरम लग रहा है, हटा देना। वो उनका सेंसेशन भी थोड़ा वीक रहेगा, उनको उनके रिफ्लेक्सेस वीक रहेंगे उस चीज में। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कट लग गया है, कुछ लग गया है, तो उस चीज को मतलब दिखाना है मम्मी को कि मम्मी यहाँ पे लग गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, दुख रहा है। कुछ भी नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि यू नो मुझे कुछ लगा है तो मैं इसके बारे में कुछ करूं आगे जाके। फियरलेस होते हैं, उनको पता नहीं कि हाइट से ज्यादा कूदना नहीं होता है, लग सकता है। उन्हें ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनका उतना नहीं होता है ब्रॉड। और फियरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ उन्हें मिक्स होना पसंद नहीं है। अननोन लोग जहाँ पे ज्यादा हो वहां से वो भागना चाहते हैं कि नहीं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मैं अकेले अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करने मिलना नहीं है। आप किसी रिलेटिव से मिलाते हो तो वो आपके पीछे छुप जाएंगे कि नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, शर्मा के, हंस के टाल देंगे। आप बोलोगे हाय हेलो बोलो, नहीं बोलेंगे वो। उनको बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और शाइनेस जब दिखती है, तो ये भी हो सकता है कि वो ऑटिज्म कहीं ना कहीं आगे जाके डेवलप हो बच्चे में। जब हाँ फियरफुल इसीलिए कि वो फियरफुल अननोन स्ट्रेंजर से डरते हैं, और ऐसे सारे इवेंट्स जो होते हैं, जो गेट टुगेदर्स होते हैं, वो सब अवॉइड करते हैं बच्चे। और उनका ना ईटिंग और स्लीपिंग, खाना और सोने का शेड्यूल काफी डिस्टर्ब्ड रहता है। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम मतलब वाइड रेंज ऑफ कलर्स, इसीलिए रेनबो जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पहले जैसे स्टडीज होती गई रिसर्चेस हुए, तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखा रहे हैं सेम। तो हमारी इजियर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए
उन्होंने क्या किया कि ये सारे डिसऑर्डर्स को ऑटिज्म के अंडर ही इंक्लूड कर दिया, इसलिए अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बन गया है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स ऑटिज्म के अंदर ही होते हैं। हाँ, उसके कॉजेज अलग हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स आपको जो भी साइंस एंड सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे वो सारे के सारे ऑटिज्म में जो आते हैं वही देखने को मिलेंगे। जैसे हमने अभी पढ़े, सोशल इंटरेक्शन हुआ, फिर ऑब्सेसिव किसी के चीज किसी चीज के साथ रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और डीले हुआ किसी में भी, डेवलपमेंटल डीले जो है वो। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं ये आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। इन सभी के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑल इन ऑल सब कुछ ऑटिज्म के अंडर ही कवर होता है। एस्पर्जर्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट्स डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये पहले अलग थे, अब वो सब डायग्नोस होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही। कॉज क्या है ऑटिज्म का? दो कॉजेज हैं, एक है जेनेटिक और दूसरा है एनवायरमेंटल। जेनेटिक इसलिए क्योंकि बर्थ के पहले से भी हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रक्चर जो हो वो डिफरेंट हो, जो कनेक्शंस पहले से हो जाने चाहिए थे वो वीक हो, वो ना बने हो, ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है वो डिफरेंटली कर रहा है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशंस। ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने कुछ ऐसी दवाइयां ली हो अपने लिए जो थोड़ी हार्मफुल हो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो बिफोर बर्थ ही वो चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देती है बेबी के ब्रेन को, तो वो नहीं डेवलप हो सकता है आफ्टर बर्थ। फिर एनवायरमेंटल में हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी एंड एवरीथिंग अच्छा खासा डेवलप हो रहा है सब कुछ, बट पेरेंट्स जो है, वर्किंग पेरेंट्स है, वो इतना इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चे को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो टाइम है बच्चा अकेले स्पेंड करता है, वो अपनी एज के बच्चों के साथ इतना मिक्स नहीं हो रहा है, और उसको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, और फिर वो आदत थोड़ी छुड़वानी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब जब उसने ये सब एक्सपोजर एंजॉय नहीं किया है, देखा नहीं है, वो यूज टू नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इवन पेरेंट्स के लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा उस जगह पे फिर से लेके आना बच्चे को जो कब का छूट गया है। तो इसलिए जेनेटिक और एनवायरमेंटल। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जेनेटिकली, जैसे मैंने बात की कि आफ्टर बर्थ बच्चा जब डेवलप हो रहा है उस टाइम पे ब्रेन डैमेज है तभी वो नहीं सीख रहा है और ऑटिस्टिक साइंस शो कर रहा है। कभी कभार ये भी होता है कि बच्चे ने सब कुछ सीख लिया है, लैंग्वेज स्किल्स जो है, मोटर स्किल्स है, सब कुछ बच्चा नॉर्मली सीख रहा है, लेकिन फिर अचानक आप ये देखेंगे कि उसकी जो स्किल्स हैं वो फेड हो रही है, वो लूज कर रहा है ये सारी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स हैं या फिर उसके बिहेवियर हैं, इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब डेवलप हो गया तो हो ही गया है, एक पॉइंट के बाद वो लूज होना भी स्टार्ट हो सकता है, तो वो भी हमें एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए तुरंत ही डॉक्टर से कि इस तरह से साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं एंड सीम्स टू बी प्रॉब्लमेटिक, व्हाट कैन वी डू फर्दर। रिस्क फैक्टर्स, तो फर्स्ट है योर चाइल्ड सेक्स, मेल है या फीमेल है, बिकॉज स्टडीज शो कि ऑटिज्म मेल में ज्यादा देखने को मिल रहा है फीमेल्स के कंपैरिजन में। रीजन जेनेटिक है, अगर आप जेनेटिक स्टडीज पढ़ेंगे तो उसमें दिखाते हैं कि मेल जो है वो ज्यादा प्रोन है ऑटिज्म के रेदर देन फीमेल्स। फीमेल्स का इतना जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है जितना मेल, रेशियो इज 4:1 मेल टू फीमेल। दूसरा अदर डिसऑर्डर्स मतलब अगर किसी बच्चे को प्रेगनेंसी के बाद ही सिंड्रोम्स जो होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, दूसरे सारे सिंड्रोम्स होते हैं, तो कोई और डिसऑर्डर के साथ इस तरह से एसोसिएटेड हो सकता है ऑटिज्म। एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज, जो बेबीज 9 मंथ्स के पहले बर्थ जिनका होता है, वो बेबीज में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगेन डेवलपमेंट जो डेवलपिंग स्टेज होता है उनका, जब पूरा सब कुछ डेवलप हो जाना चाहिए था, ब्रेन है, ऑर्गन्स हैं, वो सब थोड़ा कहीं पे रह जाता है, शायद उसकी वजह से देखने को मिल सके, तो ये भी एक रीजन रहता है, रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं। पेरेंट्स एज, जो पेरेंट्स हैं अगर
लेट एज में प्रेगनेंसी हुई है तो हमें एक बार ध्यान रखना चाहिए, इसका भी चांस हो सकता है कि उसकी वजह से भी डेवलपमेंट में डिले देखने को मिले। प्रिवेंशन, एक्चुअली ऑटिज्म के लिए एज सच कोई प्रिवेंशन नहीं है। हाँ, हम एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे, उसे अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने ले जाए, उसे जितना हो सके उतना बाहर की दुनिया में इंडल्ज करे, एक्टिविटीज में इंडल्ज करे, स्पोर्ट्स में हम उन्हें डालें। तो ये सब हो सकता है प्रिवेंशन के तौर पे, ताकि वो अपनी दुनिया में ज्यादा ना रहे और वो एंजॉय ना करने लगे। बट अदरवाइज इफ जेनेटिक है तो देर इज नो सच प्रिवेंशन। उसके आगे बस यही हो सकता है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी डायग्नोस करवाएं ऑटिज्म को, और ट्रीटमेंट के लिए आप आगे बढ़े अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस आप अपने फैमिली पीडियाट्रिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, उनके पास एक बार जाके दिखा सकते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स है। वो आपको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सच ट्रीटमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, आप घर पे भी संभाल सकते हैं बच्चे को। अदरवाइज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि बच्चे को थेरेपीज की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज। स्पीच थेरेपी है जो उसकी स्पीच नॉर्मल जो अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए उस तक पहुंचाएगी, जो डीले हो चुका है वो सब सिखाएंगे स्पीच थेरेपिस्ट। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मोटर स्किल्स पे फोकस करते हैं। फिर ABA थेरेपी होती है, अप्लाइड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस स्पेशली ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके लिए होती है। वहां पे उनका बिहेवियर है, स्किल्स जो लर्निंग स्किल्स है वो सब पे फोकस होगा, ताकि जो नेगेटिव बिहेवियर है वो डिक्रीज हो और जो एक्चुअली डेली रूटीन में बिहेवियर बच्चे का रहना चाहिए वो इंक्रीज हो। थैंक यू। अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, आगे किसी स्लाइड में आपको कि नहीं और जानना है, प्लीज पूछिए।